हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला पर। दोस्तों, आज हम संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और राष्ट्रपति से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। तो आइए इनको पढ़ा जाए और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो और क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलती रहें। तो आइए इनको पढ़ा जाए और समझा जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 52 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी हमारे देश में जो संसदीय शासन प्रणाली है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि हमारे देश की तरह ही किस देश के संविधान मतलब इसी तरीके से संसदीय शासन प्रणाली है जहाँ से हम लोगों ने कॉपी किया है। तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति में, अनुच्छेद 53 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में, यानी कि प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, उसमें निहित होती है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य चुन के जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? तो ब्रिटेन के। भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं। तो पहला है कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, विधायिका का प्रमुख कार्य है, यानी जो हमारे विधायक चुन के या फिर सांसद जो चुन के जाते हैं इनका मुख्य कार्य क्या है? तो इनका मुख्य प्रमुख कार्य जो है वो विधि निर्माण करना है, यानी कि नियम बनाना है। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है, यानी कार्यपालिका जो है ही इसका प्रमुख कार्य क्या है, ये करती क्या है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना, यानी कि जो भी विधि संसद या फिर विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है उन विधियों के अनुसार शासन को चलाना और उसका संचालन करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? यानी संघीय यानी कि देश लेवल पर, राज्य लेवल पर नहीं, केंद्र स्तर पर संघीय कार्यपालिका जो होती है उसका प्रधान कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 52 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 58 के तहत। योग्यता यानी काबिलियत, यानी किस काबिलियत के तहत ये राष्ट्रपति बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है? अनुच्छेद 55 के तहत। ये निर्वाचन की रीति पूछ रहा है, यानी कि निर्वाचन का तरीका, यानी किस तरीके से मतलब इसका निर्वाचन किया जाता है, यानी चुनाव किया जाता है। तो अनुच्छेद 55 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है, यानी भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए? तो वह है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित व अनुमोदित होना चाहिए? तो 50 मतदाताओं द्वारा ये प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा यह अनुमोदित होना चाहिए। ये 1997 से पूर्व जो है ये 10-10 थी, यानी आज के समय जो 50 है वो पहले 10 थी, यानी 10 लोगों द्वारा प्रस्तावित और 10 लोग इसे अनुमोदित कर देते थे तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित हो जाता था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि कितनी है? तो ये 15,000 रुपये है, पहले ये 2500 रुपये थी। किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का
कितना भाग मत न पाने पर उसकी जमानत जब्त हो जाती है? तो 1/6 मत। यानी कि कोई भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो है, राष्ट्रपति पद के लिए जो खड़ा हुआ है, उसको 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। अगर वो संपूर्ण जितने वैध मत यानी कि जितने मत पड़े हैं उसका 1/6, यानी कि अगर जो मान लीजिए 100 मत पड़े हैं तो उसका 1/6 मत अगर वह नहीं पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, यानी 15,000 रुपये उसका जब्त कर लिया जाता है। ये पहले 2500 रुपये थे। अगला क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण कर सकता है? नहीं, अनुच्छेद 59 के तहत। यानी कि इसमें पूछ रहा है क्या राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के अवधि में यानी जब वो राष्ट्रपति है तो क्या राष्ट्रपति के साथ साथ कोई और भी पद वो ग्रहण कर सकता है? तो नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च पद होता है। क्या राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल की किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो सिर्फ राष्ट्रपति ही रहेगा, उसके अलावा कोई पद नहीं धारण कर सकता। हाँ, अगर वो निर्वाचन से पूर्व कोई भी पद ग्रहण करता है, यानी कोई निर्वाचन से पहले वो सांसद हो या फिर विधायक हो या फिर विधानमंडल का कोई सदस्य हो या फिर मंत्री हो, कुछ भी हो, तो उसको निर्वाचन के पद से वो स्थान रिक्त माना जाता है। यानी जब ये राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वो पद जिस पद पर वह था वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है, यानी उसको रिक्त समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यानी खाली हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित होने योग्य है? हाँ, अनुच्छेद 57 के तहत। यानी हमारे देश में राष्ट्रपति जो है, अमेरिका में 2 बार होता है, लेकिन हमारे यहाँ जितनी बार चाहे उतनी बार वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है या फिर निर्वाचित हो सकता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है? निर्वाचन मंडल, यानी निर्वाचन मंडल का मतलब जो है, यानी कि इसके निर्वाचन मंडल यानी संगठन, यानी जिस निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग भाग लेंगे, उसी का पूछ रहा है कि निर्वाचन मंडल में उल्लेख है, यानी कौन कौन से लोग भाग लेंगे, वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह अनुच्छेद 54 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के जो दोनों सदन है यानी लोकसभा और राज्यसभा है, इसके निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य संसद या फिर राज्य के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जो शिक्षा, कला, साहित्य या फिर खेल के क्षेत्र में जिन योग्यता रखने वाले लोगों को जो मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा, ऐसे लोग भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली व पांडिचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो ये 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया है, उससे पहले ये लोग नहीं शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और राज्य विधानसभाओं के कैसे सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार किया जाता है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस नियम या पद्धति के आधार पर किया जाता है? तो यह पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाता है? तो 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को। अगला क्वेश्चन है
किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि कुल कितना मत वह प्राप्त करेगा तो वो राष्ट्रपति के लिए वह चुना जा सकता है। तो कुल पड़े वैध मतों के आधे से एक मत अधिक, यानी जितने मत वैध पड़े हैं, जैसे मान लीजिए 100 मत पड़े हैं तो एक इसको आधा हो गया 50 और एक यानी 51 मत इसको प्राप्त करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पदावधि का उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 56 के तहत पदावधि यानी पद धारण करने की अवधि जो होती है, यानी कितनी सीमा तक, 4 साल की 5 साल तक जो भी सीमाएं रहती हैं, या फिर जो कि मतलब कितने दिन तक यह रह सकता है, तो उसी का वर्णन अनुच्छेद 56 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह कब तक अपना पद धारण किए रहता है? तो जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, यानी कि जब तक वह उसका उत्तराधिकारी यानी दूसरा कोई राष्ट्रपति का पद धारण नहीं कर लेता है निर्वाचित होकर दूसरा आदमी, तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना तत्काल किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य कारण से रिक्त हो तो उसे भरने के लिए चुनाव कितने समय के भीतर करा लिया जाएगा? तो 6 माह के भीतर चुनाव करा लिया जाता है। यदि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो गई या फिर राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया या फिर महाभियोग द्वारा उसको हटा दिया गया तो उसके अंदर जो है कितने समय के अंदर उसका पुनः चुनाव कर लिया जाता है? तो 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश। यानी कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश भारत का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उनके स्थान पर उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध यानी कि वरिष्ठतम नहीं, उपलब्ध यानी कि वर्तमान में जितने लोग हैं उसमें से जो भी वरिष्ठ होगा वो न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है? तो अनुच्छेद 60, यानी कि शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ में क्या क्या वर्ड बोला जाता है या फिर जो कुछ भी उसमें है उसका वर्णन अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पर लगाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 61 में, यानी इसके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है वह किस में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, यानी संविधान का दुरुपयोग करने के आधार पर या फिर संविधान के मतलब दुरुपयोग करने के आधार पर या फिर उसका अतिक्रमण करने के आधार पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में प्रारंभ की जाती है? तो संसद की किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के कम से कम कितने दिन पूर्व उसे इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है? तो 14 दिन के पहले, 14 दिन जो है 14 दिन पूर्व उसको, यानी 14 दिन राष्ट्रपति महाभियोग लाने से प्रस्ताव जो लाया जाता है उससे 14 दिन पहले उसको इसकी लिखित सूचना लिखित रूप में दी जानी जरूरी है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन से सदस्य उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? यानी कौन से ऐसे सदस्य हैं जो उसके निर्वाचन मंडल में तो शामिल है, यानी उसको चुनते हैं, वोट उसको देते हैं, लेकिन महाभियोग जब उसके विरुद्ध जब महाभियोग लाया जाता है या फिर उसको हटाने की प्रक्रिया की जाती है तो उसमें भाग वो नहीं लेते हैं। तो ये लोग हैं दिल्ली व पांडिचेरी सहित सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी निर्वाचित सदस्य जिन लोगों ने वोट दिया था विधानसभाओं के राज्यों से वो लोग उसमें भाग नहीं लेते हैं। इसमें सिर्फ भाग संसद के सदस्य लेते हैं।
ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं किंतु उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। यानी देखिए यहाँ पर मनोनीत सदस्य जो है उसको निर्वाचित होने में यानी उसको वोट चुनने में वोट नहीं करते हैं, भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया में ये लोग भाग लेते हैं जो मनोनीत सदस्य होते हैं। यानी जो खेल, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से आए हुए सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चुना होता है, वो उसमें भाग लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और अगली वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति की शेष बची हुई जो क्वेश्चंस हैं राष्ट्रपति के तहत उसको हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।